प्रिय छात्रों, हम लोग योजना के बारे में पीछे वीडियो में देखा। हमने आप लोगों को बताया कि योजना कहते किसे हैं और योजना में को बनाने के लिए भारत में किन किन संगठनों की स्थापना की गई, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। इस वीडियो में हम आप लोगों को पंचवर्षीय योजना की शुरुआत के बारे में बताएंगे। यानी हमारे देश में पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, इस योजना में क्या क्या कहा गया, इसके बारे में हम लोग चर्चा इस पर करेंगे। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत में जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो हमारे देश में एक आर्थिक प्रणाली एडॉप्ट की गई और हमारे देश की आर्थिक प्रणाली जो थी वो मिश्रित आर्थिक प्रणाली थी और मिश्रित आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत नियोजित विकास करने का लक्ष्य रखा गया। लेकिन किसी भी देश में योजना बनाने के लिए पूर्व के आंकड़ों का होना अत्यंत आवश्यक होता है। यानी पूर्व को उपलब्धि या आंकड़ों के अभाव में हम किसी भी देश में योजना का निर्माण नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश में औपनिवेशिक शासनकाल में अंग्रेजों ने कभी भी राष्ट्रीय आय और उससे संबंधित यानी बचत, निवेश, पूंजी निर्माण इत्यादि की दर, इनसे संबंधित जितने भी डेटा थे उसे इकट्ठा करने का प्रयास नहीं किया था, क्योंकि उनको पता था, आप जानते हैं कि हमारे देश में राष्ट्रीय आंदोलन छिड़ चुकी थी और राष्ट्रीय आंदोलन छिड़ने का मतलब ये था कि निश्चित तौर पर राष्ट्रीय आंदोलन छेड़ने का मतलब ये था कि अगर वो राष्ट्रीय आय के डेटा देते तो राष्ट्रीय आय के डेटा देने का मतलब ये होता कि हर साल हमारे देश में राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने की जगह घट रही थी राष्ट्रीय आय। इस कंडीशन में नेशनल मूवमेंट की जो गति होती वो बहुत तेज हो जाती। यही वजह था कि औपनिवेशिक शासनकाल में अंग्रेज हुक्मरानों ने कभी भी राष्ट्रीय आय और उससे संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया और कोई जब दस्तावेज नहीं था तो हमारे देश में योजना नहीं बनाई जा सकती थी। तो एक तो हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश में संसाधनों की कमी थी। दूसरा हम लोग ये देखते हैं कि समस्या ये था कि हमें आज़ादी तो मिला था लेकिन विभाजन के साथ मिला था। इसके बाद तीसरी ये समस्या थी कि हमारे पास पहले की उपलब्धि के आंकड़े मौजूद नहीं थे। लेकिन इस अभाव में भी हम लोग ये देखते हैं कि उस समय के राजनेताओं की राजनीतिक इच्छा शक्ति जो थी वह अत्यंत मजबूत थी और इन्हीं इच्छा शक्तियों के बदौलत उन लोगों ने योजना बनाने का संकल्प लिया। इसी समय हमारे देश में पीसी महालनोबिस को निमंत्रित किया जाता है और पीसी महालनोबिस से ये कहा जाता है कि आप भारत में यथाशीघ्र एक योजना का निर्माण करें और इस तरीके से योजना को देश में संचालित किया जाए जिससे पहली पंचवर्षीय योजना में देश आत्मनिर्भर बन जाए और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हाईली मास कंजम्पशन यानी विकास की उच्चतम अवस्था को हम प्राप्त कर लें। लेकिन हमारे देश में हम लोग ये देखते हैं कि आंकड़े नहीं थे। पीसी महालनोबिस को काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। बाद में हम लोग ये देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन कर देते हैं और इस समिति से यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि आप सबसे पहले देश में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाएं और राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के पश्चात योजना के लिए जो रिक्वायर्ड डेटा है उनको इकट्ठा कीजिए और इन्हीं डेटा के आधार पर योजना बनाइए। इस तरीके से राष्ट्रीय आय समिति का गठन करने के बाद पीसी महालनोबिस को एक बैलगाड़ी दे दिया गया और उसी बैलगाड़ी पर बैठा दिया गया और उसके बाद उन्हें कहा गया कि भारत का भ्रमण कर लीजिए और राष्ट्रीय आय से संबंधित डेटा को इकट्ठा कर लीजिए। देखिए, मैं मजाक कर रहा हूँ, कहीं आप लोग ऐसा मत बता दीजिएगा, क्योंकि उस समय देश हमारा ब्लॉक कार्ड कंट्री था और उस समय हमारे पास बहुत संसाधन नहीं थे। लेकिन इस विषम परिस्थिति के बावजूद हम लोग ये देखते हैं कि पीसी महालनोबिस एक राष्ट्रीय आय पर सही तीर चलाते हैं और हमारे सौभाग्य से हम लोग ये देखते हैं कि वो तीर जाकर निशाने पर फिट हो जाती है। उन्होंने एक अनुमान लगाया कि भारत में राष्ट्रीय आय इतनी होनी चाहिए। इसी तरीके से भारत में नेशनल सेविंग यानी जीडीएस, ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग का डेटा इतना होना चाहिए। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट का रेट एक निश्चित मात्रा में इतनी होनी चाहिए। इसी तरीके से कैपिटल आउटपुट रेशियो एक निश्चित मात्रा में इतनी होनी चाहिए। एक उन्होंने कल्पना कर लिया और कल्पना करने के बाद उन्होंने ये तय कर लिया कि अगर गवर्नमेंट एक निश्चित मात्रा में इतना एक्सपेंडिचर कर देगी तो एक न्यूनतम आर्थिक समृद्धि 3.6% के बराबर भारतीय अर्थव्यवस्था अचीव कर ले जाएगी। इस तरीके से इन सारे टूटे फूटे डेटा को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद, चूंकि योजना आपके देश में मार्च 1950 में शुरू करना था, लेकिन आप जानते हैं कि इन सारी कठिनाइयों और समस्याओं के बावजूद हम लोग ये देखते हैं कि इसमें समय लगा और समय लगने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि अंततः काफ़ी मशक्क़त के बाद पीसी महालनोबिस
1 अप्रैल 1951 को हमारे देश में पहली पंचवर्षीय योजना की श्री गणेश कर देते हैं। यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था और ये 1 अप्रैल 1951, इसकी अवधि 1956 थी। इस तरीके से हमारे देश में पहली बार पंचवर्षीय योजना का श्री गणेश किया गया। क्योंकि आप जानते हैं कि रूस में पंचवर्षीय योजना बड़ी अत्यंत सफल हुई थी। रूस जो था वो तेजी से दुनिया में उस समय तरक्की कर रहा था जब दुनिया के देश, सारे देश मंदी के शिकार थे। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि इस समय रूस अपनी योजना के सहायता से तीव्र गति से विकास कर रहा था और इन्हीं बातों से प्रेरित होकर हम लोग ये देखते हैं कि भारत में पंचवर्षीय योजना शुरू की गई और ये माना गया कि यह योजना के माध्यम से ही हम अपने देश में गरीबी, बेरोजगारी, असमानता, निरक्षरता, कुपोषण इत्यादि खत्म कर देंगे। देश में एक मजबूत औद्योगिक आधार का हम निर्माण करेंगे, देश में इनोवेशन का माहौल बनाएंगे, प्रोडक्टिविटी के स्तर को ऊंचा करेंगे, लोगों की इनकम को बढ़ाएंगे और जो हमारी सामाजिक क्षेत्र की समस्याएं हैं वो धीरे धीरे इससे खत्म होने लगेंगी। इस तरीके से पहली पंचवर्षीय योजना में अपने कलमों से इसके उद्देश्य पत्र का निर्माण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं किया। चूंकि आप जानते हैं कि इस समय हमारे देश में लगभग संसाधन के नाम पर कुछ नहीं था। हमने पहले ही बता दिया था कि विभाजन हमें कोई केवल सोने का और हीरो का ताज नहीं मिला था, बल्कि उस ताज में तमाम सारे कांटे थे। हमें विभाजन के साथ आज़ादी मिली थी, संसाधन की काफ़ी कमी थी, डेटा भी उसमें उपलब्ध नहीं था। इन विषम परिस्थिति के बावजूद राजनेताओं की इच्छा शक्ति इतनी मजबूत थी जिसकी वजह से हम लोग ये देखते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। चूँकि आप जानते हैं कि हमारे देश में पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र के विकास पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया। अब सवाल यह है कि कृषि क्षेत्र के विकास पर क्यों बल दिया गया। चूंकि भारत के बारे में आप जानते हैं कि हमेशा हर 10 साल पर शाही कमीशन का गठन किया जाता था। हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश में 1941 तक शाही कमीशन का गठन किया गया और शाही कमीशन अपने 2 से 3 रिपोर्ट में स्पष्ट कर चुका था कि भारत एक अकालों का देश है। यानी भारत में हर साल किसी न किसी क्षेत्र में अकाल आते थे और मजे की बात यह होती थी कि हर साल अकाल में मौतों का सामना करना पड़ता था और एक लोकतांत्रिक देश के लिए आज़ादी के बाद लोग भूखे मर जाए ये बात एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता था। इसीलिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमें खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना बहुत ही जरूरी था और ये हमारे लिए शर्म की बात होती कि हम लंबे समय तक खाद्यान्नों का आयात करते रहे। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए, चूंकि आप जानते हैं कि विभाजन में एक बहुत बड़ा उर्वर भूमि जो था वो हमारे देश के हिस्से से कटकर निकल चुका था। सिंधु का मैदान, बाकी हमारे पास बचा था गंगा का मैदान, इसके बाद दक्षिण में गोदावरी इत्यादि का मैदान। तो संसाधन तो वैसे ही पहले ही कट चुके थे। अब हमें उत्पादन को किसी तरीके से बढ़ाना था और इस बढ़ी हुई आबादी जो अचानक हमारे देश में सन 47 के बाद आज़ादी जनसंख्या बढ़ गई थी, इस बढ़े हुए आबादी के लोगों का भरण पोषण करना हमारे लिए एक चैलेंज था। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये देखते हैं कि भारत में कृषि क्षेत्र के विकास पर सबसे पहले बल दिया गया, यानी खाद्यान्न आपूर्ति को सुनिश्चित करना। और साथ में हम लोग ये देखते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश था और कृषि प्रधान देश होने के नाते भी हमें कृषि क्षेत्र के विकास पर सबसे ज़्यादा फोकस रखना था। तो इन सारे पुराने डेटा या अनुमानित डेटा को पीसी महालनोबिस जो होते हैं वह हैरट डोमर के समृद्धि मॉडल में क्या करते हैं, फीड करते हैं। देखिए हैरट डोमर का ग्रोथ मॉडल क्या है, तो हम आपको बता दें। प्रोफेसर हैरट और डोमर ये दोनों अर्थशास्त्री हैं, एक इंग्लैंड का है, दूसरा अमेरिका का अर्थशास्त्री है। अभी तक अर्थ जगत में सबसे सरल समृद्धि मॉडल का निर्माण हैरट और डोमर के द्वारा किया गया है और इसी सिंपल ग्रोथ मॉडल के जो सूत्र दिए गए थे या फार्मूला दिए गए थे, इन सारे एक्सपेक्टेड डेटा को उसमें फीड कर दिया गया और फीड करने के बाद इसी हैरट डोमर मॉडल पर हमारे देश में प्रथम पंचवर्षीय योजना को अवलंबित किया गया और अवलंबित करके इस योजना को शुरू कर दिया गया। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि इस योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करना जरूरी था। इन्हीं बातों के लिए हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश में एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर सिस्टम को अडॉप्ट किया गया और इसके अंतर्गत हम लोग ये देखते हैं कि भूमि सुधार कार्यक्रम की घोषणा की गई। भूमि सुधार कार्यक्रम में आप जानते हैं कि जमींदारी व्यवस्था को खत्म कर दिया गया, भूमि में बिचौलियों के हस्तक्षेप को क्या किया गया, समाप्त किया गया। इसी तरीके से लगान का नियमन किया गया। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि बाद में चकबंदी इत्यादि की भी व्यवस्था की गई ताकि हमारे देश में
किसी तरीके से कृषि क्षेत्र का उत्पादन बढ़ सके। इस तरीके से उस समय खेती के क्षेत्र का विस्तार करके हम अपनी उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। तकनीक में उस समय विस्तार करना हमारे देश के लिए बहुत संभव नहीं था। ये तो बाद ही में हम लोग ये देखते हैं कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर सिस्टम की शुरुआत हरित क्रांति के बाद 1966 में शुरू होती है। तो भारत में हम लोग ये देखते हैं कि कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए भूमि सुधार कार्यक्रम की घोषणा की गई। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि 1952 में हमारे देश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की घोषणा की गई। इसी तरीके से 1953 में हम लोग ये देखते हैं सर्विस एक्सटेंशन प्रोग्राम यानी सेवा विस्तार कार्यक्रम की घोषणा की गई। अब हम लोग ये देखते हैं कि सहकारी विकास कार्यक्रम क्या था तो या सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या था। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जो छोटे छोटे संसाधन संपन्न लोग थे वो सब अपना संसाधन एक जगह पर इकट्ठा करते थे और इकट्ठा करके सब मिलजुल कर उत्पादन गतिविधियों को संपन्न करते थे। इससे उत्पादन का पैमाना जो होता था वो बड़ा हो जाता था और इसका लाभ जो होता था उन्हें पर्याप्त मात्रा में मिल सकता था। 1952 में इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सामुदायिक विकास कार्यक्रम की घोषणा की गई। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि सेवा विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया गया कि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो रिफ्यूजी लोग हैं, उन्हें आवास की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश में सेवा विस्तार कार्यक्रम की घोषणा की गई। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि कृषि क्षेत्र को और बेहतर बनाने के लिए इसी योजना के दौरान हम लोग ये देखते हैं कि भारत में 1952 में 3 बहुउद्देशीय नदी परियोजना हीराकुंड, दामोदर घाटी और भाखड़ा नंगल परियोजना शुरू की गई। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जो था वह सिंचाई का विस्तार करना था। क्योंकि आप जानते थे कि 1951 तक भारत में कुल कृषि योग्य का केवल 9% हिस्सा सिंचित क्षेत्र के दायरे में था। इस तरीके से सिंचाई का विस्तार करके ही हम अपने देश में कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित कर सकते थे। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो होते हैं वह 1952 में 3 बहुउद्देशीय नदी परियोजना को शुरू करते हैं और इन तीनों बहुउद्देशीय नदी परियोजना का उद्घाटन 1955 में ही कर दिया जाता है। याद रखने की चीज है कि देश की यह इतनी बड़ी परियोजना और अपने तयशुदा समय से पहले कंप्लीट कर ली गई। इसका मतलब है कि उस समय लोगों की इच्छा शक्ति काफ़ी मजबूत थी और लोगों को ये समझ में आ रहा था कि अब दिन बहुत जल्दी बदल जाएंगे। यानी राजनेता से लेकर जनता तक काफ़ी प्रोत्साहित होते हैं और उनको इस प्रोत्साहन से बल मिलता है। और हम लोग ये देखते हैं कि 1955 में इसका उद्घाटन कर दिया जाता है और आज भी हमारे देश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना यही है। इससे बड़ी सिंचाई परियोजना भारत में आज तक कोई नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि इसका भी उद्देश्य किसी तरीके से कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाना। इसी तरीके से आप जानते हैं कि 1954 में हमारे देश में DR गाडगिल के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया। इसे राष्ट्रीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति कहा जाता है। हम लोग ये देखते हैं कि हम DR गाडगिल बोल गए आप लोगों को, ये गलत है। AD गोरवाला के नेतृत्व में हम लोग ये देखते हैं कि समिति का गठन किया गया था। इसे AD गोरवाला समिति कहा जाता है। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि AD गोरवाला समिति जो है इसका गठन जो किया जाता है वो 1954 में। इसे राष्ट्रीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति भी कहा जाता है। इसी समिति ने यह सबसे पहले सुझाव दिया कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि वित्तीय क्षेत्र पर कुछ सामाजिक नियंत्रण स्थापित किया जाए, यानी ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय व्यवस्था की पहुंच को सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए उन्होंने स्पष्ट सुझाव दिया कि देश के कुछ बैंकिंग प्रणाली पर सामाजिक नियंत्रण होना आवश्यक है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये देखते हैं कि उस समय की सरकार जुलाई 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर देती है। राष्ट्रीयकरण करने के पश्चात इसका नाम बदलकर हम लोग ये देखते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर देती है और इनकी शाखाओं का विस्तार देश के ग्रामीण क्षेत्र में कराया जाता है ताकि किसानों को कम ब्याज दर पर ज़्यादा से ज़्यादा ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाए और किसान कृषि क्षेत्र में बेहतर उत्पादन कर सके और कुल उत्पादन की मात्रा को बढ़ा सके, जिससे देश की राष्ट्रीय आय बढ़े। हम लोग ये देखते हैं कि हमारे सौभाग्य से इन सभी चीज़ों के लिए, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में पहली पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि की लक्ष्य जो होती है वह 3.6% होती है, जबकि उपलब्धि हम लोग ये देखते हैं कि 3.9% की होती है।
इस तरीके से यह योजना अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में पूर्णतः क्या रहा, सफल रहा। चूंकि जब यहाँ से ब्रिटिश हुक्मरान गए थे तो उन्होंने एक भविष्यवाणी की तरह किया था कि भारत जैसे देश में, जिसका ढांचा हम लोग बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं, उसके संदर्भ में हम जो भविष्यवाणी कर सकते हैं वो सबसे अच्छा कर सकते हैं। और उन्होंने वो यह स्पष्ट भविष्यवाणी किया था कि भारत का ढांचा ऐसा नहीं है जहाँ पर योजना के माध्यम से हम विकास कर सकें। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि उनके दुर्भाग्य से, हमारे सौभाग्य से पहली पंचवर्षीय योजना हम शुरू करते हैं, टारगेट 3.6% की रखते हैं और हम लोग ये देखते हैं कि वो उपलब्धि 3.9% की। इस तरीके से इस बढ़िया उपलब्धि को देखकर आयोजक जो होते हैं वो झूम उठते हैं और इसके वो ये मानते हैं कि ये हमारी व्यक्तिगत उपलब्धि है। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि आयोजक झूम कर हलवा पूड़ी मिठाई खाते हैं, उनको ये लगता है कि ये हमारी उपलब्धि है। अब आने वाले समय में एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये धीरे धीरे समय के साथ इसका ग्रोथ क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि आयोजकों की अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी, बल्कि वास्तविक रूप से हम लोग ये देखते हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं दैवी कृपा कार्य कर रही थी। आपको हम स्पष्ट कर देना चाहें कि भारत में जो भारत में पंचवर्षीय योजना के ये 5 वर्ष है, इसका अंतिम 3 वर्ष जो होता है वो काफी बेहतर होता है। अंतिम 3 वर्ष का मतलब 1953-54, 54-55, 55-56। 1953-54 में भारत ने जब जब चाहा तब तब वर्षा हुई। 1954-55 में भारत ने जब जब जहां जहां चाहा वहां वहां वर्षा हुई। और 1955-56 में भारत ने जब जब जहां जहां जितनी जितनी मात्रा में चाहा वहां वहां उतनी ही वर्षा हुई। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी काफ़ी उच्च रहा, जिसके वजह से हम उच्चतम समृद्धि को प्राप्त करने में सफल रहे। और ये हमारी योजना का श्री गणेश था और ये हमारी उपलब्धि निश्चित रूप से हमारे लिए हर्ष की विषय वस्तु थी। लेकिन इसके पीछे अगर सफलता केवल आयोजकों की मान ली जाए, ऐसा नहीं है। इसके पीछे दैवी कृपा बड़ी काम कर रही थी, यानी ईश्वर भी उस समय हमारे साथ था और हम एक बेहतर समृद्धि को प्राप्त या हिट करने में कामयाब रहे। और इसी बेहतर यानी एक प्रसन्न वातावरण में हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश में फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना की घोषणा की जाती है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि 1956 से 1961 होती है। तो इसको हम आपको अगले वीडियो में जो है वो प्रस्तुत करेंगे। अगर ये वीडियो आपको ज्ञान गोदावरी की तरफ से आप लोगों को दिया गया और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ हमारा इतना ही आज भर का, और धन्यवाद आप लोगों का। लेकिन आप लोग इसे शेयर और लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें और ताकि हम लोग का भी मनोबल बढ़े। तो धन्यवाद।